चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम महारानी को न्यूमेनॉर के बेहतर भविष्य की चर्चा करते हुए देखते हैं। ये नवजात बच्चे भविष्य में न्यूमेनॉर की शक्ति का आधार बनेंगे। महारानी सभा में बैठी उनकी माओ को यकीन दिलाती है कि तभी महल की बुनियादें हिलने लगती है। महारानी देखती है कि सैलाब उनके रियासत को उजाड़ते हुए उनकी ओर बढ़ रहा है। देखते ही देखते न्यूमेनॉर सैलाब में ढहने लगता है और महारानी की नींद खुल जाती है। महारानी असल में एक सपना देख रही होती है। हम आगे देखते हैं कि न्यूमेनॉर की प्रजा गैलेड्रियल के आने से खुश नहीं है, क्योंकि एल्व्स का न्यूमेनॉर में आना मना है। इसलिए प्रजा को इस बात का भय है कि एल्व्स को उनके द्वीप पर आने की छूट मिली तो वो उनसे उनका सब कुछ छीन लेंगे। इसलिए सब महारानी के खिलाफ बगावत करने की योजना बनाते हैं। तभी वहाँ महासचिव पहुँचते हैं और परिस्थिति को नियंत्रित करते हैं, ये वचन देकर कि उनके रहते न्यूमेनॉर कभी भी एल्व्स के अधीन नहीं होगा। न्यूमेनॉर की सल्तनत हमेशा से इंसानों की थी और इंसानों की ही रहेगी। प्रजा महासचिव के बात से सहमत होती है और बगावत करने का ख्याल अपने दिल से निकाल देती है। एआरियन वहीं खड़ी महासचिव की बातें सुनकर प्रभावित हो जाती है। तभी कैमन उससे कहता है कि महासचिव सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस रियासत में ऐसा कोई नहीं है जिसे वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहका ना सके। कैमन एआरियन के साथ थोड़ी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। तभी एआरियन को शिल्प संघ का बुलावा आता है। आगे हम देखते हैं कि गैलेड्रियल उन दस्तावेजों को महारानी के सामने पेश करती है और दक्षिण भूमि की रक्षा करने की मांग करती है। प्रजा के साथ हेलब्रांड की हाथापाई और गैलेड्रियल की बातें सुनकर महारानी को गुस्सा आता है। उन्हें गैलेड्रियल की बातें बेतुकी लगती है और सभा छोड़कर जाने लगती हैं। गैलेड्रियल को भी इस बात पर गुस्सा आता है। वो महारानी का अपमान करते हुए न्यूमेनॉर के असली शासक महारानी के पिता से इस विषय पर चर्चा करने की बात करती है। ऐसा बोलकर गैलेड्रियल मर्यादा भंग करती है, इसलिए उसे भी कैद खाने में डाल दिया जाता है। आगे हमें इसिल्दूर को समुद्र में उसके साथियों के साथ दिखाया जाता है, जहां अभ्यास के दौरान फिर से उसका ध्यान भटक जाता है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी रस्सी के छूटने से इसिल्दूर और उसके दोस्त जहाजी उस्ताद के नजर में आ जाते हैं और उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। इसिल्दूर के दोस्तों ने पहले ही उसे आगाह किया था, लेकिन अब उसकी वजह से उसके दोस्त भी कभी समुद्री रक्षक नहीं बन पाएंगे। इसिल्दूर कहता है वो अपने पिता से कहकर उन्हें रक्षक दल में वापस भर्ती करा देगा। वेलेंडीर अपने मेहनत से रक्षक बनना चाहता है, सिफारिश पर नहीं। वो गुस्से में ऐसे शब्द बोल बैठता है जिससे इसिल्दूर उस पर अपना हाथ उठा देता है और वेलेंडीर इसिल्दूर से दोस्ती तोड़ देता है। आगे हम देखते हैं एरुंडीर ऑक्स के सामने बंदी बना बैठा हुआ है। ऑक्स के पितृदेव अडार वहां आता है। उसके सामने एक और घायल होकर पड़ा होता है। उसका दर्द कम करने के लिए अडार खंजर खोपकर उसे मार डालता है। एरुंडीर चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। अडार उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए पास में पड़े धातु के टुकड़े को अपने बचाव के लिए उठा लेता है। दोनों आपस में एल्विश में बातें करते हैं। अडार एरुंडीर को मीनार में छुपे लोगों को अपना संदेश देने को कहता है। दूर दूर से इंसान आकर मीनार में शरण लेते हैं। राशन लगभग खत्म होने की कगार पर होता है। इतने लोगों को भूख से मरने तो नहीं दिया जा सकता, इसलिए शिकारियों को लेकर ब्रॉनवीन पहाड़ियों में जाने का फैसला करती है। थियो बताता है पहाड़ों में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, जबकि बोल्ड्रिक के तहखाने में काफी राशन मिल सकता है। पर वहां जाए कौन? वहां ऑर्क्स का खतरा है। इस खतरे को उठाने के लिए थियो तैयार हो जाता है, मगर ब्रॉनवीन उसे मना कर देती है। लेकिन तब भी थियो अपने दोस्त के साथ निकल पड़ता है। बड़ी मात्रा में राशन लेकर दोनों मीनार की ओर लौटते हैं। थियो की नजरें शराब खाने पर पड़ती है। उसे लगता है अंदर कुछ और भी खाने पीने की चीजें मिल सकती है। उसका दोस्त कोई जोखम उठाना नहीं चाहता, इसलिए थियो अकेले ही अंदर चला जाता है। अंदर जाकर थियो चारों ओर नजर घुमाता है कि कहीं कोई औरत तो नहीं। जब उसे तसल्ली हो जाती है तो जमीन पर बिखरे गेहूं के दाने जल्दी जल्दी बोरे में डालकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे वहां किसी के होने का एहसास हो जाता है। उसी वक्त आसमान में काले बादल भी छाने लगते हैं और थियो का दोस्त ऑक्स के डर से भाग जाता है। शराब खाने के अंदर एक और थियो पर हमला कर देता है। बचाव में थियो उस आधी तलवार के टुकड़े को निकालता है, पलटवार करता है और मौका पाकर भाग जाता है। अंधकार छाने की वजह से ऑक्स बाहर निकल आते हैं। उन्हें तलवार का वो टुकड़ा चाहिए जो थियो के पास है, जिसकी तलाश ऑक्स लंबे समय से कर रहे हैं। ऑक्स थियो को हर तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं और जान बचाने के लिए थियो कुएं के अंदर जा छुपता है।
आगे हमें एलरोंड और कैलेब्रिम्बोर को दिखाया जाता है। बोनो और एल्व्स को मिलकर मीनार का काम करता देख एलरोंड बहुत खुश होता है, लेकिन कैलेब्रिम्बोर परेशान दिखते हैं। एलरोंड के पूछने पर कैलेब्रिम्बोर बताते हैं उन्हें कुछ गलत लग रहा है, उन्हें कुछ तो खटक रहा है, कुछ ऐसा जो ड्यूरिन उनसे छिपा रहा है। ये सुनकर एलरोंड ड्यूरिन के घर जाता है। डीसा बताती है कि ड्यूरिन श्वेत रत्नों की खुदाई करने गया है, मगर एलरोंड को शक हो जाता है क्योंकि ड्यूरिन की कुल्हाड़ी वहीं रखी होती है। तभी ड्यूरिन से मिलकर डीसा बताती है कि एलरोंड इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वालों में से नहीं है, लेकिन फिलहाल डीसा ने एलरोंड को टाल दिया है। ड्यूरिन डीसा की चालाकी से बहुत खुश होता है और किसी पुरानी खदान का जिक्र करता है जो दूर बैठा एलरोंड जान लेता है। ड्यूरिन को ढूंढते हुए एलरोंड उस खदान में पहुंच जाता है, जिससे ड्यूरिन भड़क जाता है और एलरोंड को शक की निगाहों से देखता है, जैसे वो ड्यूरिन से कोई अनमोल चीज छीनने आया हो। एलरोंड बताता है वो ड्यूरिन की सलामती चाहता है, उसके इरादे नेक है, पर वो जानना चाहता है कि ड्यूरिन उससे क्या छुपा रहा है। ड्यूरिन को एलरोंड की आंखों में सच्चाई दिखती है। वो अपना राज बताए इससे पहले एलरोंड को कसम लेने के लिए कहता है कि वो ये राज किसी को भी नहीं बताएगा, वरना चट्टान की शक्ति एल्व्स की प्रजाति को ऐसे अंधकार में ढकेलेगी जिससे वो तमाम उम्र नहीं उभर पाएंगे। एलरोंड कसम खाता है और राज उस तक ही रहेगा। ड्यूरिन को वचन देता है। आगे ड्यूरिन अपना राज खोलता है। वो एलरोंड को एक नायाब धातु दिखाता है, रेशम सी हल्की मगर लोहे की तरह सख्त, जो उनके हथियारों के धार को कई गुना बढ़ा सकती है। अपनी दोस्ती की निशानी के तौर पर ड्यूरिन वो धातु एलरोंड को दे देता है। तभी खदान में भूकंप के झटके लगते हैं और ड्यूरिन अपने साथियों के हिफाजत के लिए खदान की गहराई में जाता है और उसके पीछे पीछे एलरोंड भी। कहानी के अगले पड़ाव में हम गैलेड्रियल को देखते हैं, जो न्यूमेनोर के सलाखों के अंदर कैद है और हेलब्रांड उसकी हालत का मजाक उड़ाता है। वो कहता है गलत व्यवहार, प्रजा का अपमान, यहाँ तक कि महारानी का आदेश ना मानने पर भी उन्हें गुस्सा नहीं आया। फिर ऐसा क्या हो गया जो उन्हें गैलेड्रियल को कैद में डालना पड़ा। हेलब्रांड की बात सुनकर गैलेड्रियल को याद आता है कि उसने न्यूमेनोर के असली महाराज से मिलने की मांग की थी, जो मीनार में है, जिन्हें कई सालों से किसी ने नहीं देखा। तभी महासचिव वहां आते हैं और गैलेड्रियल को मध्य धरती ले जाने का झांसा देते हैं। गैलेड्रियल उनके इरादों को समझ जाती है और सिपाहियों को ही कैद करके महासचिव के सामने से चली जाती है। सिपाही गैलेड्रियल को हर तरफ तलाशते हैं और गैलेड्रियल चुपके से महाराज के कक्ष में घुस जाती है, जहां महारानी पहले से मौजूद होती है। महारानी अपने पिता की हालत का जिम्मेदार एल्व से दोबारा रिश्ता जोड़ने के फैसले को बताती है, जिस पर प्रजा ने बगावत की और उसके पिता को सल्तनत छोड़नी पड़ी और बदले में ताज महारानी को पहनाया गया ताकि प्रजा दोबारा बगावत ना करे। महारानी गैलेड्रियल को एक पैलेंटीर दिखाती है, जिस पर हाथ रखते ही न्यूमेनोर का ध्वस्त होता भविष्य दिखता है। अब कहानी आगे साउथलैंड्स की ओर बढ़ती है, जहां इंसान खाने की कमी से जूझ रहे होते हैं। तभी थियो का इकट्ठा किया हुआ राशन लेकर उसका दोस्त मीनार में पहुंचता है। ब्रॉनवीन उसे अकेला देखकर थियो के बारे में पूछती है। वो झूठ बोलता है। वो कहता है थियो उसके पीछे ही था, पर असल में थियो ऑक्स के बीच फंसा कुएं के अंदर छुप कर बैठा होता है। रात होते ही थियो कुएं से बाहर निकलता है। अंधेरे में चीजों का सहारा लेते हुए ऑक्स से छिपकर आगे बढ़ता है। ऑक्स उसे हर तरफ ढूंढते हैं। थियो बच निकलने ही वाला होता है कि एक ऑर्क उसे पकड़ लेता है। वो तिलस्मी टुकड़े के बारे में पूछता है और थियो के जवाब ना देने की वजह से ऑर्क उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एरोंडीर वहां आ जाता है और ऑर्क को मार गिराता है। एरोंडीर थियो को लेकर जंगल के रास्ते मीनार की ओर भागना शुरू करता है। थियो का पैर बुरी तरह जख्मी होता है। उसे भागने में बहुत तकलीफ होती है। पीछे ऑक्स का पूरा झुंड होता है, जो एरोंडीर और थियो पर लगातार हमला करते रहते हैं। एरोंडीर अकेले ही उन सब का मुकाबला करता है। तभी वहां ब्रॉनवीन पहुंचती है और भागने में अपने बेटे थियो की मदद करती है। तीनों घने जंगल के दायरे को पार करके खुले आसमान के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां सूरज का प्रकाश होने से ऑक्स उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। आगे हम डीसा को एक रस्म निभाते हुए देखते हैं, जिससे पहाड़ों में कंपन पैदा होती है। एलरोंड पूछता है कि वो क्या कर रही थी। डीसा बताती है वो खदान में फंसे बोनो के लिए प्रार्थना कर रही थी और साथ ही एलरोंड का शुक्रिया अदा भी करती है। अगर वो नहीं होता तो खदान में ड्यूरिन की जान भी जा सकती थी। तभी ड्यूरिन वहां आता है और सारे बोनो की सलामती की खबर सुनाता है और अपने पिता का आदेश भी
कि पूरी खदान को बंद कर दिया जाए। इस आदेश से ड्यूरिन गुस्से में आग बबूला हो उठता है। वो अपने पिता को कोसता है। ड्यूरिन का गुस्सा शांत करने के लिए एलरोंड उसे अपने पिता के बारे में बताता है कि कैसे वो वेलेनोर गए और वेलार देवता को जंग में मोर्गोथ का नाश करने के लिए मनाया। लेकिन अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए एलरोंड हमेशा आसमान की ओर देखता है और अपने पिता को तारों के बीच ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो सिर्फ एक बार उनसे बात कर सके, पर अफसोस कि वो भी मुमकिन नहीं। एलरोंड की बातों का मतलब ड्यूरिन बखूबी समझता है और अपने जज्बात को काबू में करता है। तभी डीसा उनके बीच कूद पड़ती है और एलरोंड की पहली मुलाकात ड्यूरिन से कैसे हुई इस बारे में पूछती है। ड्यूरिन झट से जवाब देता है। वो कहता है कि उसने एलरोंड को 2 पहाड़ी त्रासकों से बचाया था। डीसा को ड्यूरिन की बातों का यकीन नहीं होता है, इसलिए वो एलरोंड से पूछती है। तब एलरोंड ड्यूरिन का पोल खोलता है। वो कहता है वहाँ 3 त्रासक थे और एलरोंड ने उसकी जान बचाई थी। ड्यूरिन तो डर के मारे उछल उछल कर भाग रहा था और चीख रहा था। दूर से एलरोंड को लगा जैसे कोई बच्चा है। तभी ड्यूरिन अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है वो चीख नहीं रहा था, वो तो जंग की हुंकारें भर रहा था, जोश दिला रहा था। डीसा उसकी बचकानी बातों पर हंसती है और ड्यूरिन के खूब मजे लेती है। अब आगे ड्यूरिन अपने पिता के कक्ष में जाता है और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। उसके पिता कहते हैं जब नए बौने राजा की ताशपोशी होती है उसे पिछले राजाओं की आवाज़ सुनाई देती है जो अपना ज्ञान और अनुभव उससे साझा करते हैं। उसके पिता कहते हैं चाहे वो जितना भी नाराज़ रहें पर वो हमेशा ड्यूरिन के साथ रहेंगे। ये सुनकर ड्यूरिन भावुक हो जाता है। उसके नज़र में उसके पिता की इज्जत और बढ़ जाती है। एलरोंड ने ड्यूरिन को लिंडन चलने का न्योता दिया है, इसलिए वो अपने पिता की मर्जी जानना चाहता है। उसके पिता उसे जाने की अनुमति देते हैं और साथ ही एलरोंड के खासा दूम आने की असली मकसद के बारे में पता लगाने को कहते हैं। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है और हम एरोंडीर और ब्रोनवीन को देखते हैं। एरोंडीर की खामोशी देखकर ब्रोनवीन उससे वजह पूछती है। एरोंडीर बताता है अडार ने उसके जरिए एक संदेश भेजा है। मीनार में शरण लेने वाले इंसान तभी बचेंगे अगर वो अपनी जमीन देकर उनके आगे समर्पण कर दे, वरना वो मीनार पर हमला कर देंगे। वहीं मीनार के कोने में पड़ा थियो उस तिलस्मी टुकड़े को संभाल कर रख रहा होता है। तभी वहाँ वोल्ड्रिक आता है। वो कहता है कि उसे उस तलवार के बारे में पता है। थियो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तलवार से जुड़ी सच्चाई बताता है। सारोन के वापस लौटने की बात करता है और जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहने को कहता है। जहाँ ऑक्स अडार को उस तिलस्मी टुकड़े के बारे में बता देते हैं जो मीनार में थियो के पास है। कहानी अब न्यूमेनोर की ओर बढ़ती है। महारानी गैलेड्रियल को मध्य धरती के लिए रवाना तो करती है, पर अकेले, बिना फौज के। गैलेड्रियल जैसे जैसे दूर जाती है, श्वेत वृक्ष की पंखुड़ियां झड़ने लगती है, जो अपशगुन माना जाता है। महारानी समझ जाती है कि ईश्वर गैलेड्रियल के पक्ष में है, इसलिए वो भी गैलेड्रियल के साथ मध्य धरती जाने का फैसला करती हैं और प्रजा को भी इस मुहिम में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है ताकि दक्षिण भूमि में फंसे लोगों की रक्षा की जा सके। भीड़ में खड़ा वेलेंडीर जंग लड़ने को तैयार हो जाता है। उसके साथ इसिल्दूर और बाकी के प्रजा भी तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ चौथे एपिसोड का अंत हो जाता है।